नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द 224 मीटर्स नियर मिस, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इसरो का एक सैटेलाइट और रॉस्कोमॉस का एक सैटेलाइट बहुत पास से एक दूसरे के गुजरा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की काफ़ी अंदेशा था कि वो दोनों आपस में टकरा सकते थे। स्पेस में 224 मीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि स्पेस में जब ऑब्जेक्ट्स उड़ते हैं वो 17,000 मील पर किलोमीटर किलोमीटर पर आवर की 17,000 माइल्स पर आवर, सॉरी किलोमीटर बोल गया, 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। तो इस स्पीड पे 224 मीटर का डिस्टेंस डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो इसरो का सैटेलाइट और रॉस्कोमॉस का सैटेलाइट आपस में टकराने से बच गया, इस चीज को न्यूज को लेके हम इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानेंगे, रॉस्कोमॉस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे। ये जानेंगे कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अपनी ऑर्बिट में कैसे घूमती रहती हैं, क्या अपने आप से घूमती रहती हैं, किसी एक्सटर्नल फैक्टर या फ्यूल की जरूरत पड़ती है, कितने लंबे समय तक ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट में रह सकती हैं, एक बार जब एक सैटेलाइट का काम खत्म हो जाता है तो उसको कैसे डीकमीशन किया जाता है, जब दो सैटेलाइट्स आपस में एक दूसरे के बहुत पास आ रही हैं और दोनों को दूर करना है तब क्या किया जा सकता है, स्पेस डेब्री की यानी स्पेस में जो कचड़े की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, रीसेंट कॉलिजन कौन कौन से हुए सैटेलाइट्स के। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, और तब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को करवा दीजिए, काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों इन चीज़ों से। एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर छोड़ा करिए इससे। अब देखिए, पहले तो मैं सारे कमेंटों को जवाब देता था, अब नहीं दे पाता हूँ, ऑब्वियसली बात है, काम बहुत ज़्यादा है और मैं जॉब भी करता हूँ। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर और कमेंट करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज क्या है। इंडिया की कार्टोसैट 2F सैटेलाइट जिसका वजन है 700 केजी और रॉस्कोमॉस की कैनोपस 5 सैटेलाइट, ये फ्राइडे को एक दूसरे के बहुत पास आ गए, ऐसा बोला रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोमॉस ने। किस समय पे पास है? 149 कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अब आप बोलोगे ये यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं और आपको मैंने पहले ही बताया टाइम डिड्यूस करने की मेथोडोलॉजी, कि मान लीजिए, एक मिनट में मार्कर ऑन कर लेता हूं, मान लीजिए ये इंडिया है और यहां कहीं पे लंदन है। ओके, तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन निकल रहा होगा उसके हिसाब से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होगा। यहां पे जहां पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है लंदन के पास, ग्रीनविच इंग्लैंड में, वहां पे होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, बताइए कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटों का फर्क है। यानी कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मान लीजिए मैं इस वीडियो को रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर रात के 12 बज रहे हैं आज, मतलब कि आज कौन सी डेट है, टुडे इज 29 नवंबर, यानी 30 नवंबर की सुबह यानी रात में, 29 नवंबर की रात को 12 बजे रहे हैं अगर इंडिया में, तो उस समय पे इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा होगा। ये आपसे एक सवाल है, आप सोच के बताइए। इससे आपको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में समझाया। चलिए वापस आ जाते हैं। तो रॉस्कोमॉस ने कहा कि रशियन सैटेलाइट और ये जो फॉरेन सैटेलाइट जो कि इंडिया की सैटेलाइट है, ये सिर्फ 224 मीटर अपार्ट थे। 1 किलोमीटर आइडल डिस्टेंस होता है, 224 मीटर अपार्ट बहुत पास आ गए थे, ऑलमोस्ट कोलिजन के चांसेस थे यहां पे। ठीक है, इंडिया की स्पेस हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम स्पेस में जाएंगे। कब? जब 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फाइनली इसरो बना 1969 में और इसने इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को सुपरसीड कर लिया। विक्रम साराभाई जी ने समझा रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेशंस डेवलपमेंट और इसरो को नेसेसरी डायरेक्शन प्रोवाइड किया। अभी के लिए इसरो नेशनल स्पेस एजेंसी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसरो के चेयरमैन है। ओके, उसके बाद इसरो प्राइमरी एजेंसी है इंडिया में विद टास्क रिलेटेड टू स्पेस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, यहां पे इसरो तो हमारे देश के स्पेस सेक्टर के लिए काम कर रही सरकारी एजेंसी हो गई, इसरो की कॉमर्शियल आर्म का नाम क्या है? इसरो दुनिया भर की कंट्रीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च करती है, स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है और पैसा कमाती है। तो इसरो की वो कौन सी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे देश की सैटेलाइट को लॉन्च करने में इन्वॉल्व है, पैसे वैसे काम में इन्वॉल्व है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमर्शियल एंटरप्राइज लॉन्च्ड बाय इसरो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की स्पेस एजेंसीज में जो 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं
जिनके पास फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स की टेक्नोलॉजी है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशंस को लॉन्च करने की काबिलियत है, लार्ज फीट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ऐसी 6 गवर्नमेंट एजेंसीज में स्पेस इसरो एक है। बाकी आपको नासा, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, चाइनीज स्पेस एजेंसीज ये भी आती हैं। फिर बात करते हैं रोस्कोसमॉस की। ये भी बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसको आप बोलते हो रोस्कोसमॉस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज। रशिया में स्पेस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी सिविलियन एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, जिसमें अर्थ मॉनिटरिंग, एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। किसके साथ कोऑर्डिनेट करती है? डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द रशियन फेडरेशन फॉर मिलिट्री लॉन्चेस। रोस्कोसमॉस को पहले रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी बोला जाता था। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी बनी थी 1992 में। बाद में इस रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी को यूनाइटेड रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन के मिला के रोस्कोसमॉस कर दिया गया। हालांकि रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन से पहले भी रशिया बहुत हद तक स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व था। सोवियत यूनियन वो पहली कंट्री थी जिसने 1950s और 1960s के समय पे पहले ह्यूमन को स्पेस में पुट किया था। रोस्कोसमॉस के हेडक्वार्टर्स आइकॉनिक सिटी मॉस्को में है। फिर हम बात करते हैं मेन चीज पे कि सैटेलाइट ऑर्बिट में कैसे रहती हैं। देखिए, पहली बात तो जब सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाता है एक ऑर्बिट में, तो उनको बहुत स्पीड से अर्थ की सरफेस से लॉन्च किया जाता है। लगभग 25,039 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप लॉन्च करोगे एक रॉकेट को, तब जाके वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए ये अर्थ है, उसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट इस डायरेक्शन मान लीजिए अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये स्पीड जो होती है ना सैटेलाइट की घूमने की, ये इतनी तेज होती है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को निगेट कर देती है। फिर साथ साथ ये जो सैटेलाइट है वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा होता है, तो उसके चलते बाहर की तरफ भी एक फोर्स रहता है। तो ये फोर्स प्लस ये हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड, ये दोनों बैलेंस कर देती हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को। आप देखिए दोस्तों, आप हाथ में एक धागा लीजिए और उस धागे को एक स्टोन में बांधिए और उस स्टोन को घुमाइए स्ट्रिंग को बिना लूज किए हुए, तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। कहीं ना कहीं अगर स्टोन की स्पीड इतनी तेज है कि भाई वो हाथ और स्टोन के बीच के ग्रेविटेशनल पुल को निगेट कर दे, तो वो कर देता। तो वहीं अर्थ और सैटेलाइट के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको निगेट कर देता है ये हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि सैटेलाइट की है। साथ साथ सैटेलाइट अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो भी, और इसके दम पे एक सैटेलाइट ऑर्बिट में टिका रहता है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता रहता है इसके अंदर कोई फ्यूल होता है क्या जो सैटेलाइट को घुमाता रहता है? नहीं दोस्तों, फ्यूल होता है, लेकिन सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमता रहेगा कई डेकेड्स के लिए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए, वो अलग नहीं होगा। ये अलग बात होती है कि अगर आपको उस सैटेलाइट का ऑर्बिट बदलना है, उस केस में आप उसके इंटरनल फ्यूल का प्रयोग कर सकते हो। तो बेसिकली यहां क्या बताया जा रहा है? सैटेलाइट मेंटेन इट्स ऑर्बिट बाय बैलेंसिंग टू फैक्टर्स, द इट्स वेलोसिटी, द स्पीड इट टेक्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ग्रेविटेशनल पुल दैट अर्थ हैज ऑन इट। दोनों को बैलेंस कर लिया। सैटेलाइट में अपनी फ्यूल सप्लाई है, फ्यूल सप्लाई उसको घुमाने के लिए नहीं चाहिए। आप जैसे कि एक कार है, आप एक कार में गैस या पेट्रोल डालते हो उस कार को चलाने के लिए, गैस पेट्रोल होगा तो कार नहीं चलेगी। ऐसा सैटेलाइट्स में नहीं है। सैटेलाइट्स घूमते रहेंगे, सैटेलाइट के ऑर्बिट को बदलना है या फिर सैटेलाइट के रास्ते में कोई डेब्री आ रहा है जो उससे टकरा के सैटेलाइट को खराब हो सकता है, तो सैटेलाइट की पाथ को, ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा चेंज करना है, तो उस केस में वो सैटेलाइट के अंदर का फ्यूल यूज होता है। नॉर्मल कोर्स में सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में घुमाने में किसी भी प्रकार के फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक सैटेलाइट खत्म हो जाता है दोस्तों, वैसे तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रह सकता है। जो वर्किंग सैटेलाइट्स होते हैं वो 5 डिकेड्स तक काम करते हैं। 2016 में 38 साल पुराना GOES-3 सैटेलाइट खत्म हो गया था, उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई थी। तो अब क्या किया जाए इस GOES सैटेलाइट का? तो इसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल दिया। अब आप बोलोगे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होता है? तो बेसिकली इट इज अ जंक ऑर्बिट, डिस्पोजल ऑर्बिट। ये जंक ऑर्बिट और डिस्पोजल ऑर्बिट नॉर्मल ऑर्बिट से थोड़ा ऊपर होता है। नॉर्मल कर केसेस में इसको सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा जाता है, जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से ऊपर होता है। अब आप बोलोगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट्स होते हैं जो कि अर्थ की सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर होते हैं, और ये सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट इस 36,000 किलोमीटर से भी कई 100 किलोमीटर ऊपर होता है। तो जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा और उतनी ही कम वेलोसिटी को जरूरत पड़ेगी उस ऑर्बिट में उसे मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली ये जो जंक ऑर्बिट होता है, यहां पे इन सैटेलाइट्स को डिस्पोज कर दिया जाता है जब इनका काम खत्म हो जाता है। वो अलग बात है दोस्तों कि हमारे अर्थ सरफेस के
200 किलोमीटर, सॉरी आप कह सकते हो 500 किलोमीटर ऊपर से लेके 2000 किलोमीटर ऊपर तक में सैटेलाइट्स क्लॉग हो रखे हैं, बहुत ज्यादा हो रखे हैं। लेकिन ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स होते हैं, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। तो इनसे ऊपर एक सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट ग्रेवयार्ड बना दिया जाता है। जब सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाती है तो वहां पे उस सैटेलाइट को प्लेस कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, लो अर्थ सर्कल यानी 500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में सैटेलाइट्स के नंबर बहुत ज्यादा हो गए। 10 सेंटीमीटर क्यूब साइड से लेकर बड़े सैटेलाइट्स तक, जो कि कार जितने बड़े हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीज छोड़ रही हैं। तो ओवरऑल ये जो डिस्टेंस है ना, 500 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे जो सैटेलाइट्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब उसके चलते सैटेलाइट्स के टकराने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब सैटेलाइट्स के टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हर 3 से 4 हफ्तों में सैटेलाइट के अंदर के फ्यूल को इस्तेमाल करके उसके ऑर्बिट को, उसकी ट्रेजेक्टरी को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ ही जाती है। क्योंकि देखिए, ये जो सैटेलाइट्स उड़ते हैं वो हजारों मील प्रति घंटे की स्पीड पे उड़ते हैं। तो ये किसी भी चीज से टकरा गए, एक छोटे से पत्थर से भी टकरा गए तो पूरा का पूरा सैटेलाइट डैमेज हो सकता है। और रॉस्कोसमोस ने बताया था कि जो कार्टोसैट सैटेलाइट था और जो रॉस्कोसमोस का सैटेलाइट था, दोनों ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे। और वो दोनों सैटेलाइट्स का अपनी ट्रेजेक्टरी में रहना बहुत जरूरी होता है। होता ही है दोस्तों, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मतलब रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो, अर्थ को स्कैन करना, ओशंस को स्कैन करना, तो इस तरीके की चीजों में ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का प्रयोग होता है। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो, चाहे मिलिट्री के लिए सैटेलाइट डिप्लॉय किया होगा हो, चाहे सिविलियन पर्पस के लिए डिप्लॉय किया गया हो, उसके कुछ प्रॉपर प्रिसाइज मेजरमेंट्स होते हैं। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ना दोस्तों, अपनी पूरी ट्रेजेक्टरी में नीचे के अर्थ को मापते हुए चलते हैं। और जो एजेंसी इन सैटेलाइट्स को चला रही है, उस एजेंसी को पता है कि कौन से समय पे कौन सा सैटेलाइट कहां पे होगा, और वो वहां पे कुछ एक्यूरेट मेजरमेंट लेगा। तो उस केस में अगर किसी डेबरी के चलते या किसी दूसरे सैटेलाइट के चलते इन सैटेलाइट्स को अगर डिफ्लेक्ट करना पड़ जाए ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन पे जो मेजरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्पेस एजेंसीज का काम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन करें क्या, जब इतना ज्यादा स्पेस डेबरी, इतने ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे तो भाई कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब देखिए क्या कहा जा रहा है, 5 लाख पीसेस ऑफ डेबरी को मॉनिटर किया जाता है। ये स्पेस जंग है। 17,500 मील पर आवर की स्पीड पे ये डेबरी उड़ता है। तो एक छोटा सा डेबरी, एक छोटा सा पत्थर भी पूरे के पूरे सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को बर्बाद कर सकता है। और सबसे ज्यादा खतरा किसको है इनसे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं वो स्पेस डेबरी की प्रॉब्लम को बहुत प्रॉपर तरीके से समझती हैं और रेगुलरली गाइडलाइंस इशू होती रहती हैं ताकि आगे किसी भी प्रकार का कोई कॉलिजन ना हो जाए। इसलिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या अगर ऊपर सैटेलाइट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थ पे रहने वाले लोगों को कुछ नुकसान है? देखिए, एक बड़ी सैटेलाइट अगर छोटी सैटेलाइट से टकराती है तो छोटी वाली सैटेलाइट बहुत सारे डेब्री में टूट जाएगी। तो क्या ये डेब्री अर्थ पे गिर के हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं दोस्तों। ज्यादातर जो डेब्री है ना, वो एटमॉस्फेयर में एंट्री मारते ही जल जाएगा। वो अलग बात है कि वो एटमॉस्फेयर में एंट्री मारते वक्त जाके एरोप्लेन से लड़ जाए तो बात खत्म है। हालांकि एरोप्लेन तक तो वो पहुंच पे नहीं है, पहले ही जल जाते हैं। आपको पता है एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। तो जो डेब्री गिर रहा होगा अर्थ की तरफ, वो कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा, वो पहले ही जल के खत्म हो जाएगा। तो ये कोलिजन इसलिए डेंजरस है क्योंकि आगे आने वाले समय में फ्यूचर सैटेलाइट लॉन्चेस में इस प्रकार के डेब्री, इस प्रकार का जो क्लैश है, वो ओवरऑल फ्यूचर स्पेस मिशंस और फ्यूचर सैटेलाइट लॉन्चेस को डिस्टर्ब कर सकता है। जो रीसेंट कोलिजन हुआ था वो 2009 में हुआ था। यूएस कॉमर्शियल इरिडियम स्पेसक्राफ्ट ने एक डिफरेंट रशियन सैटेलाइट को टक्कर मार दी। साइबेरिया के ऊपर हजारों पीस डेब्री गिरने लगे। एज ऑफ जनवरी 2020 2000 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। 23,000 से ज्यादा डेब्री के पीसेज हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सीखने को मिला होगा दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे।